इस वीडियो के अंदर हम गाला पेपर सेट 2024 के क्वेश्चन नंबर 29 का अध्ययन करेंगे, जो चैप्टर नंबर 8 में से पूछा जाता है। चैप्टर नंबर 8 ऐसे जूनी किताब का चैप्टर नंबर 8 और नई किताब का चैप्टर नंबर 7 जीव जन्म कैसे करते हैं। तो यहाँ पर जो पहला प्रश्न है, जातीय समागम द्वारा फैलने वाले रोगों को बैक्टीरिया जन्य और वायरस जन्य रोग में वर्गीकरण करो। यानी जातीय समागम से जो रोग फैलते हैं उनमें बैक्टीरिया जन्य रोग और वायरस जन्य रोग को हमको अलग करना है। तो देखो यहाँ पर बैक्टीरिया जन्य रोग के बारे में पूछे तो बैक्टीरिया जन्य रोग, तो बैक्टीरिया जन्य रोग में आएगा हमारा सिफिलिस और गोनेरिया। सिफिलिस और गोनेरिया ये हमारे बैक्टीरिया जन्य का है रोग। और वायरस जन्य रोग के बारे में बोले तो वायरस जन्य रोग, तो वायरस जन्य रोग के बारे में तो आपको लिखने का मसा और एड्स। मसा और एड्स ये वायरस जन्य रोग है। अब आता है जनसंख्या नियंत्रण की यांत्रिक पद्धतियां। यांत्रिक पद्धतियां में बोले तो प्रॉपर्टी और निरोध का उपयोग होता है। प्रॉपर्टी और निरोध। तो ये पहले प्रश्न का उत्तर था कि हमको ऐसे दो प्रश्न पूछे हैं कि बैक्टीरिया जन्य और वायरस जन्य रोग को क्या करो अलग। दूसरा है कि जनसंख्या नियंत्रण की यांत्रिक पद्धतियां बताओ। तो ऐसे आपको उसके उत्तर लिखने हैं। अगला प्रश्न है दूसरा, सपुष्पी वनस्पति में फलन के बाद होने वाली घटना। तो देखो सपुष्पी वनस्पति में क्या होता है कि ये सपुष्पी वनस्पति यानी जिसके अंदर पुष्प होता है उसको बोलते हैं सपुष्पी वनस्पति। अब ये क्या है, वर्तिकाग्र है। ये वर्तिकाग्र है और ये है परागण यानी परागकण। ये क्या है, परागकण। तो वर्तिकाग्र पर परागकण क्या करता है, पहुंचता है। पराग और पहुंचने के बाद एक नली जैसी रचना बनाता है जिसको पराग नलिका कहते हैं। पराग नलिका कहते हैं। और ये पराग नलिका, ये जो अंडाशय है, इस अंडाशय के अंदर क्या होता है, मादा युग्मक। मादा युग्मक होता है और मादा युग्मक तक ये पराग नलिका क्या होती है, पहुंचती है। अब ये परागकण क्या उत्पन्न करता है, नर युग्मक। और ये नर युग्मक इस पराग नलिका के द्वारा कहाँ पहुंचता है, बीजांड में। कहाँ पहुंचता है, बीजांड में रहे मादा युग्मक के पास पहुंचता है। और इस मादा युग्मक से ये नर युग्मक क्या करता है, जुड़ जाता है। और जुड़ जाता है तो बनता है युग्मनज। और ये युग्मनज बराबर बाद में बीज में बदल जाता है। यानी ये बीजांड जो है वो किसमें बदल जाएगा, बीज में। और अंडाशय जो है वो फल में बदल जाता है। किसमें बदल जाता है, फल में। फिर से देखो, परागण की क्रिया द्वारा, परागण की क्रिया द्वारा बराबर ये परागकण कहाँ पहुंचता है, वर्तिकाग्र पर। और पहुंचकर एक नली बनाता है जिसको बोलते हैं पराग नलिका। अब ये परागकण क्या उत्पन्न करता है, नर युग्मक। ये नर युग्मक इस पराग नलिका से होकर बीजांड में रहे मादा युग्मक से क्या करता है, जुड़ जाता है। जुड़ जाता है तो क्या बनता है, युग्मनज। क्या बनता है, युग्मनज। और युग्मनज बनने के बाद ये बीजांड किसमें बदल जाता है, बीज में। और अंडाशय फल में बदल जाता है। तो ये फलन के बाद होने वाली क्या है, घटना। ऐसा आपको लिखना है। अगला आता है कि जटिल संरचना रखने वाले बराबर सजीव जो होते हैं वो पुनरुद्भवन से नई संतति उत्पन्न नहीं कर सकते। अब पुनरुद्भवन किसमें होता है, तो पुनरुद्भवन होता है किसके अंदर, हाइड्रा और प्लेनेरिया में। हाइड्रा और प्लेनेरिया में होता है। जैसे प्लेनेरिया की बात की जाए तो ये प्लेनेरिया है। अब इसका शरीर जो होता है मैं इसको 2 भाग में बांट दूं या 3 भाग में बांट दूं। अब सजीव शरीर का कोई भाग अचानक क्या हो, टूट जाए। ये तीनों भाग टूटकर अलग अलग हो गए। तीनों भाग टूटकर क्या हो गए, अलग। और ये सी
तीन भाग टूट कर क्या हो गए अलग। अब टूटे हुए भाग पर मूल भाग जैसे भाग का क्या हो निर्माण, टूटे हुए भाग पर मूल भाग जैसे भाग का क्या हो निर्माण हो, तो उसको हम बोलते हैं पुनरुद्भवन। क्या बोलते हैं पुनरुद्भवन कहते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं पुनरुद्भवन कहते हैं। तो यहाँ पर देखो एक प्लेनेरिया में से कितने प्लेनेरिया बने तीन। सजीव शरीर का कोई भाग ऐसे अचानक टूट जाए, अब टूटे हुए भाग पर मूल भाग जैसे भाग का क्या हो निर्माण, तो उसको हम क्या बोलते हैं पुनरुद्भवन या पुनर्जनन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं पुनर्जनन। तो यहाँ पर क्या होता है बहुकोशिकीय सजीव जो होते हैं वो अनेक कोशिकाओं के बने होते हैं। किसके बने होते हैं और उनकी संरचना कैसी होती है जटिल। कैसी होती है हर कार्य करने के लिए अलग अलग क्या होते हैं अंग। तो पूरे शरीर का निर्माण करना इस पुनरुद्भवन के द्वारा संभव नहीं है, इसलिए बराबर जटिल संरचना वाले सजीव पुनरुद्भवन से नई संतति उत्पन्न नहीं करते हैं। जैसे कि छिपकली, छिपकली में पूंछ कट जाए तो नई पूंछ आ जाती है, तो पूंछ का पुनरुद्भवन होता है, पर पूंछ से क्या होता है कि पूरी नई छिपकली नहीं बनती, क्योंकि उसको बनाना है तो क्या क्या बनाना पड़ेगा धड़ सिर पूरा शरीर बनाना पड़ेगा, ऐसा वो कर पाता नहीं है। क्यों? क्योंकि जटिल संरचना है। कैसी संरचना है? तो इसलिए यहाँ पर याद रखिएगा कि जटिल संरचना रखने वाले जो सजीव होते हैं वो अनेक कोशिकाओं के बने होते हैं और उनमें हर कार्य करने के लिए अलग अलग क्या होते हैं अंग होते हैं। तो पूरी शरीर की रचना करना पुनरुद्भवन के द्वारा संभव नहीं है, इसलिए वो पुनरुद्भवन द्वारा नई संतति उत्पन्न नहीं करते हैं। अगला आता है परागण की क्रिया। परागफलन की क्रिया से कैसे अलग है? देखो परागण की क्रिया में क्या होता है, परागण की क्रिया में देखो ये मैंने बताया क्या है, ये क्या है वर्तिकाग्र, ये क्या है वर्तिकाग्र। तो परागकण का वर्तिकाग्र तक, परागकण का वर्तिकाग्र तक पहुंचने की क्रिया को हम बोलते हैं परागण। क्या बोलते हैं परागण। लेकिन क्या होता है कि नर युग्मक मादा युग्मक से जुड़ने की क्रिया को हम क्या बोलते हैं फलन। क्या बोलते हैं फलन। यानी नर युग्मक मादा युग्मक से जुड़ता है और जुड़कर नर युग्मक मादा युग्मक से जुड़कर क्या बनाता है युग्मनज। क्या बनाता है युग्मनज। युग्मनज यानी फलितांड। क्या बनाता है फलितांड। तो ये जुड़ने की क्रिया को हम क्या बोलते हैं फलन की क्रिया। तो इस प्रकार से परागण की क्रिया से फलन की क्रिया कैसी पड़ती है अलग। यहाँ पर तो खाली परागकण कहाँ पहुंच रहा है वर्तिकाग्र पर, तो परागकण का वर्तिकाग्र तक पहुंचने की क्रिया को हम क्या बोलते हैं परागण की क्रिया। क्या बोलते हैं। लेकिन नर युग्मक का मादा युग्मक के साथ जुड़कर युग्मनज बनाने की क्रिया को क्या बोलते हैं फलन की क्रिया। तो इस प्रकार से परागण की क्रिया फलन की क्रिया से अलग होती है। अगला हमारा है कि परागण अर्थात क्या और परागण के दो प्रकार बताने। तो देखो परागण यानी क्या वो अभी मैंने बताया कि जैसे ये क्या है अंडाशय और ये क्या है बीजांड। क्या है बीजांड और इसमें है मादा युग्मक और ये क्या है वर्तिकाग्र। क्या है वर्तिकाग्र जिसको हम बोलते हैं परागासन। परागासन। तो देखो यहाँ पर परागकण का वर्तिकाग्र तक, परागकण का वर्तिकाग्र तक पहुंचने की क्रिया को, पहुंचने की क्रिया को क्या बोलते हैं परागण कहते हैं। परागकण का वर्तिकाग्र तक पहुंचने की क्रिया को परागण कहते हैं। अब परागण के दो प्रकार, पहला है स्वपरागण और दूसरा है पर परागण। स्वपरागण यानी क्या, उसी पुष्प का परागकण उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर आए तो उसको बोलते हैं स्वपरागण। क्या बोलते हैं स्वपरागण। लेकिन दूसरे पुष्प का परागकण दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र पर जाए तो उसको हम बोलते हैं पर परागण। क्या बोलते हैं पर परागण कहते हैं। तो याद रखने का कि परागकण का वर्तिकाग्र तक पहुंचने की क्रिया को परागण कहते हैं।
अब परागण के कितने प्रकार? 2, स्वपरागण और परपरागण। अगर उसी पुष्प का परागकण उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर आए तो उसको बोलते हैं स्वपरागण। लेकिन दूसरे पुष्प का परागकण दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र पर जाए तो वो कहलाता है क्या? परपरागण। परपरागण हवा, पानी और कीटक या पक्षी के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? हवा, पानी और पक्षी के द्वारा होता है। अब पुष्प के आधार पर जनन भाग के आधार पर उसके प्रकार। देखो पुष्प के कितने भाग होते हैं? 4। पुष्प के कितने भाग? 4। पुष्प के कितने भाग होते हैं? 4। पहला होता है ये बाह्य दल। क्या बोलते हैं इसको? बाह्य दल। ये बाह्य दल, ये होता है दल जिसको हम पंखुड़ी बोलते हैं। और यहाँ पर होता है ये स्त्री केसर। ये क्या होता है? स्त्री केसर। और यहाँ पर होता है पुंग केसर। ये स्त्री केसर है और ये होता है पुंग केसर। ये होता है पुंग केसर। क्या होता है? पुंग केसर। तो देखो यहाँ पर पुष्प के कितने भाग? 4। पहला बाह्य दल, फिर पुंग केसर और फिर स्त्री केसर। अब पुष्प के ये दोनों जनन भाग है। ये दोनों क्या है? जनन भाग। पुंग केसर और स्त्री केसर कैसे भाग है? जनन भाग। ये नर जनन भाग है और ये है मादा जनन भाग। स्त्री केसर क्या है? मादा जनन भाग। अब इन जनन भाग के आधार पर पुष्प के 2 प्रकार। पहला एक लिंगी पुष्प। एक लिंगी पुष्प। एक लिंगी पुष्प किसको कहते हैं? जिस पुष्प में पुंग केसर और स्त्री केसर में से कोई एक होता है उसको बोलते हैं हम एक लिंगी पुष्प। जिस पुष्प में पुंग केसर और स्त्री केसर में से कोई एक होता है उसको हम क्या बोलते हैं? एक लिंगी पुष्प। एक लिंगी पुष्प का उदाहरण आएगा पपीता और तरबूज। पपीता और तरबूज। अब आता है दूसरा कौन सा भाग है? तो दूसरा भाग है उभयलिंगी। उभयलिंगी पुष्प। उभयलिंगी पुष्प यानी क्या? जिस पुष्प में पुंग केसर और स्त्री केसर दोनों एक साथ होते हैं उसको बोलते हैं उभयलिंगी पुष्प। अब उभयलिंगी पुष्प का उदाहरण गुड़हल और बराबर गुड़हल और सरसों याद रखना है। गुड़हल और सरसों। तो फिर से देखो पुष्प के जनन भाग के आधार पर कितने प्रकार? 2। एक लिंगी पुष्प और उभयलिंगी पुष्प। एक लिंगी पुष्प उसको कहते हैं जिस पुष्प में पुंग केसर और स्त्री केसर में से कोई एक होता है उसको बोलते हैं एक लिंगी पुष्प। और एक लिंगी पुष्प का उदाहरण आएगा पपीता और तरबूज। और जिस पुष्प में पुंग केसर और स्त्री केसर दोनों एक साथ होते हैं उसको बोलते हैं उभयलिंगी पुष्प। और उभयलिंगी पुष्प में आएगा हमारा क्या आएगा? तो उदाहरण में आएगा गुड़हल और सरसों। तो इस प्रकार से ये चैप्टर नंबर 8 के प्रश्न थे, बराबर, यानी नई किताब का चैप्टर नंबर 7। तो अगर आपको ये वीडियो पूरा अच्छा पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करो, अच्छी अच्छी कमेंट करो और ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करो।